आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। कश्मीर दौरे पर गए यूरोपियन यूनियन के अराकीन पार्लियामेंट ने दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के रुख की हिमायत की है। ईयू अराकीन पार्लियामेंट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला है, लेकिन वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान के साथ हैं। एक ईयू एमपी ने कहा कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी की फंडिंग होती है। भारत की तारीफ करते हुए ईयू अराकीन पार्लियामेंट ने कहा कि 370 एक अंदरूनी मामला है और वो इस पर हिंदुस्तान के साथ हैं। भारत को अमन परस्त मुल्क बताते हुए ईयू ने कहा कि दहशतगर्दी आलमी मसला है जिसमें सभी लोग जुड़े हैं और इस मसले पर भारत की हिमायत करनी चाहिए। ईयू के अराकीन पार्लियामेंट ने कुलगाम में 5 मजदूरों के कत्ल की भी मजम्मत की। In my view, had a very high importance because it's a sign that the European Union, European Parliament, European civil society is concerned by terrorism because Kashmir is a potential region where terrorism is very severe, very important, and it's not just a question of Kashmir. It's a global question. Terrorism is everywhere. We are also concerned because this terrorism in Kashmir, and we learned that with very good presentation from the army and from the police and from the civil authorities, is unfortunately coming from abroad. Majority of terrorists who have been killed, who have been put to prison, came from Pakistan. So it's an international problem. When we see what happened, all the protests going on, first of all, they are not so important. But another issue, we consider that the change of the statutes, the Article 370 for Pakistan is an internal issue for what we don't not have to be the judge. We have no reason to be judged. We have no legitimacy for that. And I think that the protests that are organized in all the countries should be directed to protest against terrorism, because all the problems of Kashmir are linked with terrorism. We saw all the asset, beautiful scenery here, all the possibility for tourist development, agriculture development, industry development, handicraft, and everything we have understood from all our contacts also with business people is blocked, is stopped by terrorism. और इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता दें, महाराष्ट्र में हुकूमत की तश्कील को लेकर रस्साकशी जारी है। रस्साकशी के बीच शिवसेना ने कल दोपहर 12 बजे इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग कल मातोश्री में होगी। मीटिंग में उद्धव ठाकरे के साथ साथ आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में शिवसेना लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर मुंतखब करने पर चर्चा होगी और साथ में सरकार बनाने के लिए मुतबादिल पर भी बातचीत होगी। तो कल 12 बजे इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है शिवसेना की तरफ से और सरकार बनाने को लेकर बीजेपी शिवसेना के बीच रस्साकशी चल रही है। उसके बीच जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वही 5 साल तक महाराष्ट्र के सीएम बने रहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ ये इमरजेंसी मीटिंग शिवसेना की तरफ से मातोश्री में बुलाई गई है। और अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने डीटीसी बस में सफर किया और कल से ही दिल्ली में बसों में खवातीन के लिए मुफ्त सफर शुरू हुआ है और आज सीएम इस सर्विस के शुरू होने के बाद खवातीन से इस पर राय लेने के लिए पहुंचे और इस दौरान जी मीडिया नुमाइंदे अश्वनी गुप्ता ने उनसे बातचीत की। अरविंद जी, आज आप खुद बसों में यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि बसों में आपने महिलाओं के लिए यात्रा कर दी है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अरविंद जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ी इस कदम के लिए महिलाओं के लिए? हमारे समाज में, हमारे देश में महिलाओं को बराबरी के अवसर नहीं मिल पाते। हम देखते हैं कि किस तरह से, 1-2 डेटा देता हूं, जैसे मैं आपको महिलाओं को पहचान सकते हैं तो जैसी महिला वो उस पर चढ़ती है बस में, उनको माफ़ कर देते हैं। आप स्टूडेंट हैं कि नहीं पता नहीं चलेगा, तो स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सीनियर सिटीजन्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनके पास बनाने, उसमें टाइम लगेगा। तो बस आ गई है, पहले हम लोग बस में चलते हैं और बाकी बातें अरविंद जी के साथ बस में करेंगे। सीएम बनने से पहले बसों में चलते थे सर आप? हाँ, ये मेरा रूट होता था दिल्ली का।
यहाँ से 534, 543 और 85 नंबर, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल। आनंद विहार से ITO जाने का बहुत ज़्यादा मेरे को जाना। तो सीएम बनने के बाद कभी आपको मौका मिला इस तरह से बसों में सफर करने का? नहीं, उसके बाद नहीं मिला। ये पहला मौका है आप बस में जा रहे हैं? नहीं, इस तरह से 2-3 बार इन चीज़ों के लिए तो गए हैं, बट रियल ट्रैवल का मौका नहीं किया। अरविंद जी, आप चुनाव के बाद भी हम लोग देखते थे कि लगातार जब गाड़ी में जाते थे तो रेड लाइट पर गाड़ी रोक करके लोगों से बात करते थे, मिलते थे। ये जो फीडबैक मिलता है, ये सरकार चलाने में कितना मदद आता है? यही असली फीडबैक है। आप जनता के टच में रहो, जनता बताती है आपको कि उनकी क्या मुसीबतें हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं कि आज दिल्ली सरकार ने जो काम किए आज तक कभी किसी ने नहीं किए, किसी ने सोचा ही नहीं। आज तक किसी ने सरकारी स्कूल ठीक करने की सोची? आज तक किसी ने सरकारी अस्पताल ठीक करने की सोची? आज तक कभी किसी ने दवाइयाँ फ्री करने की सोची? किसी ने नहीं सोचा। हम इसलिए सोच पा रहे हैं क्योंकि हम इन्हीं में से एक हैं। मैं इसी रूट पे बसों में चला करता था पहले, तो मेरे को पता है एक आम आदमी अपना घर कैसे मुश्किल से पालता है, बच्चों को कैसे पालता है, पढ़ाई कैसे कराता है, घर में कोई बीमार हो जाए तो कितनी मुश्किल होती है। तो जनता के बीच से उठे हुए लोग हैं हम, इसीलिए हम जनता के लिए काम। आज तो सब लोग अच्छा यहाँ बोल रहे हैं, कभी आपको कुछ ऐसा नेगेटिव फीडबैक भी मिला है? तो उसको ठीक अभी तक नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला। कोई नेगेटिव बोलेगा उसको ठीक करेंगे। जी अरविंद जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने बताया कि तमाम चीज़ें आपने फ्री कर दी, बिजली भी फ्री कर दी है, पानी भी फ्री कर दिया है। आपको लगता नहीं कि इससे जो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा उससे जो बाकी सेवाएं हैं उन पर असर पड़ सकता है? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं कर पा रहा हूँ, हमारे से पहले कोई सरकार नहीं कर पा रही थी, और किसी देश के किसी राज्य में कोई सरकार नहीं कर पा रही। हमारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है? हमने करप्शन को ख़त्म किया है। तो जैसे राजीव गांधी जी कहते थे कि 100 रुपये ऊपर से चलते हैं, 85 रुपये भ्रष्टाचार में चले जाते हैं, 15 रुपये जनता तक पहुँचते हैं। हमने वो 85 रुपये बचा लिए। जेवर एयरपोर्ट के लिए 80% तहवील अराजी हो चुकी है और इसके सर्टिफिकेट को सभी किसानों ने सीएम को सौंप दिया है। तहवील अराजी की मियाद खत्म होने का आज आखिरी दिन है और अब तक 1064 हेक्टेयर जमीन एक्वायर की जा चुकी है, जिसके लिए 2500 करोड़ का मुआवजा भी दिया गया है। लखनऊ में सीएम हाउस पर हुए प्रोग्राम में जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले सभी किसानों ने सीएम को जमीन के एक्वायरमेंट के कागजात सौंपे। जेवर एयरपोर्ट के लिए कुल 1334 हेक्टेयर जमीन का एक्वायरमेंट होना है। सीएम ने तकरीब में बोलते हुए किसानों का शुक्रिया किया और कहा कि आपसी रजामंदी से ही तरक्की की राह पर आगे बढ़ा जा सकता है। इसके अलावा योगी ने यह भी कहा है कि पिछली सरकारों ने तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि लूट खसोट में वो लगी रही। मैं धन्यवाद दूंगा किसानों को भी और जिला प्रशासन को भी कि आज 80% से अधिक लैंड का कब्जा हमने जो यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण के लिए जो व्यवस्था बनाई है उसको हम आज 80% से अधिक लैंड उपलब्ध कराने, उसका कब्जा उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई आगे बढ़ा दी है। और वास्तव में एक गरीब का अधिकार क्यों नहीं बन सकता? एक किसान हवाई जहाज की यात्रा क्यों नहीं कर सकता? लेकिन पहले की सरकारों के बाद फुर्सत कहां थी, सोची कहां थी? गरीबी और गरीबों के मुद्दे पर, किसानों और खेती के मुद्दे पर, उनके हितों से जुड़े हुए मुद्दों पर वे चर्चा कर सकें, किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें, इसके लिए फुर्सत कहां थी? उनको फुर्सत तब होती जब लूट खसोट और अन्य कार्यों से उन्हें फुर्सत हो, तब वो इन मुद्दों पे चर्चा करते, देखते, लेकिन नहीं। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत सरबराह और ब्लॉक हेड के चुनाव के मद्देनजर हॉर्स ट्रेडिंग के अंदेशे के बीच रियासती इलेक्शन कमीशन ने भी सख्त रुख अपना लिया है। मंगल को रियासती इलेक्शन कमीशन ने सभी जिलों के अफसरान और एसएसपी को इस ताल्लुक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सख्त अहकामात जारी किए। प्रदेश में अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की तैयारी चल रही है। किस तरह की तैयारी है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। सर, तैयारियां किस तरह की हैं अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला चरण हमारा समाप्त हो चुका है। प्रथम चरण में हमने जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान और ग्राम सभा सदस्यों का चुनाव किया है। और दूसरे चरण में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, उप प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख का चुनाव होना है, जिसके लिए हम लोग शीघ्र अधिसूचना जारी करने वाले हैं। और आज मैंने इस समय चुनाव की तैयारी के संबंध में जिला अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक भी की है।
उनके मैंने द्वारा जो भी उनको निर्देश दिए गए हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी इस पंचायत चुनाव को निर्विघ्न और शांतिपूर्ण ढंग से और हॉर्स ट्रेडिंग रोकते हुए जो भी निर्देश दिए उनका पालन करने के लिए कहा गया है। और इसके बाद समय समय पर भी आयोग द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं जिससे कि भयमुक्त, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव हो सके। इसके तहत हमने कहा कि जो हर जिले में एक शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया जाए जिसमें वरिष्ठ अधिकारी एडीएम रैंक या सीडीओ रैंक के हों और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक या क्षेत्राधिकारी रैंक का अधिकारी वहाँ पर रहे। जो भी शिकायत हॉर्स ट्रेडिंग को लेके या अपहरण को लेके या धमकी देने की शिकायतें आती हैं वो तुरंत ये टीम इनका निराकरण करेगी और दोषी व्यक्ति को यदि दोषी पाया जाता है कोई तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अक्सर जो जिला पंचायत अध्यक्ष या फिर ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव होते हैं उसमें हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप बहुत ज्यादा लगते हैं और हाल ही में जिस तरह का एक मामला सामने आया कि एक होटल में इतने सारे सदस्यों का एक साथ मिलना, आयोग किस तरीके से उस मामले को ले रहा है और दूसरा अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं हॉर्स ट्रेडिंग वाले तो उस पर क्या एक्शन किया जाएगा? इसमें ऐसा ना, आप जानते हैं कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 171 में कई धाराएं, उन धाराओं में जो व्यक्ति जिस तरह का अपराध करता है उस पर उसी आरोप के विरुद्ध उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होती है और कानूनी कार्रवाई की जाती है। मैंने सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं जहां भी उनके संज्ञान में, चाहे वो न्यूज़ चैनल के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से या किसी अज्ञात स्रोत से उनको सूचना मिलती है कि हाँ धमकी दी जा रही है या अपहरण हो रहा है या हॉर्स ट्रेडिंग का कोई मामला चल रहा है तो तत्काल कार्रवाई करेंगे और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। मैंने ये भी कहा है जो बड़े होटल रिजॉर्ट या जो ऐसे स्थान हैं वहाँ पर भी सरप्राइज स्थानीय अभिसूचना इकाई या हमारे जो लेखपालों के माध्यम से वहाँ पर भी छापा मारा जाए जिससे कि कोई यदि व्यक्ति कोई लार्ज गैदरिंग में इकट्ठा होता है और ये पंचायत चुनाव जुड़ा हो तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली और खास तौर से हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कैमरा सहयोगी सोन परमार के साथ कुलदीप नेगी, जी मीडिया, देहरादून। पिथौरागढ़ में बीडीसी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के 40 से ज्यादा मेंबरान लापता हो गए हैं। लापता हुए तमाम मेंबरान के मोबाइल नंबर्स भी बंद चल रहे हैं। हाल ही में चमोली से लापता हुए 30 से ज्यादा ब्लॉक अरकान को नेपाल सरहद के पास पाया गया था, जहां से पुलिस ने उन्हें वापस चमोली भेजा। मेंबरान के ग्रुप बनाकर गायब होने पर इनके खरीद फरोख्त का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। पिथौरागढ़ में 6 नवंबर को ब्लॉक चेयरमैन का चुनाव हो सकता है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी 99 साल की हो गई है और आज से जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी 100वें साल में दाखिल हो गई है। जामिया में आज कॉन्वोकेशन तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के अलावा एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहे। यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज्यादा तलबा को डिग्रियां दी गई। तकरीब के दौरान जामिया वीसी ने सदर जमहूरिया और वजीर तालीम से दरख्वास्त की है कि जामिया में मेडिकल कॉलेज बनाने की में मदद की जाए, जिस पर उन्होंने रजामंदी का इजहार किया। मतलब जितना मेहनत मैंने किया उतना मुझे लगा कि उसका फल भी मिला है। सो आई एम लाइक वेरी हैप्पी। Yes, I'm very happy and very like I was very excited last night कि like gold medal मिलने वाला है। So it's very yes a great moment for me। देखो अच्छा तो लगेगा, सिंपल सी बात है, 3 साल की मेहनत की कमाई है आज, तो अच्छा तो लगेगा ही। आई एम गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ 2017 बैच। अभी राइट नाउ मैं अभी PhD का स्टूडेंट हूँ, तो अच्छा लग रहा है। और अब बात करेंगे दिल्ली में जहरीली हो चुकी आबो हवा की। दिल्ली एनसीआर में दीपावली के बाद आलूदगी की सतह संगीन हालत में पहुंच गई है। राजधानी के आसपास के इलाके भी गैस चैम्बर बने हुए हैं और अगले 2 दिन तक राहत के कोई आसार नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहा है कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में हवा बेहद खराब हो गई है। दिल्ली के चांदनी चौक पर आज सुबह PM10 का सतह 673 और नोएडा में एयर क्वालिटी सतह 535 पर पहुंच गया, जो खतरनाक जुमरे में आता है। हरियाणा, पंजाब में पराली जलाए जाने से बने हालात पर नासा से सैटेलाइट तस्वीरें जारी की
की गई हैं। इसमें जो लाल बिंदु है यानी कि जो लाल निशान है वो पराली जलाने की जो वारदात है उसको दिखा रहे हैं। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से पराली को जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो हवा है वो और ज्यादा जहरीली बनती जा रही है। शुमाली हिंदुस्तान का एक बड़ा इलाका इन लाल डॉट से ढका है। फिलहाल हवाओं का रुख पंजाब हरियाणा से दिल्ली और एनसीआर की तरफ है, इसलिए इन इलाकों में आलूदगी लगातार बढ़ रही है। ये आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं, ये दरअसल लाइव तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पराली को जलाया जा रहा है और लगातार ये सिलसिला जारी है। दीपावली के बाद से अब हालात और ज्यादा बद से बदतर हो गए हैं। गाजियाबाद, नोएडा, ये वो दो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर हैं। दिवाली के बाद आलूदगी का ब्रेक फेल। शहर पे भी आना जरूरी है, तो जो रेगुलर है शहर वाले वो तो आते ही आते हैं। दिल्ली की हवा आज भी जहरीली। हर कोई मास्क पहन के घूम रहा है, बहुत ही दिक्कत हो रही है, फ्रेश एयर नहीं आ रही है। आलूदगी ने छीनी चैन की सांस। चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ है। बुजुर्गों की आफत, घर में कैद हुए नौजवान, कब तक जारी रहेगा आलूदगी का वार? जो पोल्यूशन है 17 टाइम्स अभी जो बेस लेवल है उससे ज्यादा है। मुल्क का दम घुटने से बचाओ सरकार। मुल्क में आलूदगी वाली इमरजेंसी कब तक? तो दिल्ली की सांसें लगातार लोगों के शरीर में जहर घोल रही हैं और धुएं का खुबार आजकल दिल्ली में हर तरफ देखा जा सकता है। दिवाली के पटाखों का असर अभी कम नहीं हुआ था और ऊपर से पराली का वार लगातार जारी है। दिल्ली की सांस लगातार लोगों के जिस्म में जहर घुल रही है। धुएं का गुबार आजकल दिल्ली में हर तरफ देखा जा सकता है। दिवाली के पटाखों का असर अभी भी कम नहीं हुआ था, ऊपर से पराली का वार लगातार जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली एनसीआर को अगले 2 दिन आलूदगी से राहत मिलने के आसार नहीं है। कल गाजियाबाद मुल्क का सबसे आलूदा शहर रहा, दूसरे नंबर पर नोएडा रहा, जबकि तीसरे नंबर पर ग्रेटर नोएडा और चौथे नंबर पर मुरादाबाद रहा। मुल्क की राजधानी 400 AQI के साथ छठे नंबर पर रही। ये लिस्ट है प्रदूषण की लिस्ट और इस वक्त स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये दुनिया भर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की तस्वीरें हैं। कहीं हरे, कहीं पीले, लेकिन कहीं एक साथ लाल और मरून यानी गहरे लाल रंग के जो निशान आप देख रहे हैं ये भारत की और उत्तर भारत की। उत्तर भारत में भी ये उत्तर प्रदेश के शहरों की तस्वीरें हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को बहुत पीछे छोड़ते हुए 665, 664 और 697 के आसपास पहुंचा हुआ है। सबसे पहले हम आपको गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहे हैं, 664। इसके आसपास ही है नोएडा। यहां आप नोएडा की तस्वीर भी देख लीजिए। ये आपने अभी गाजियाबाद की एयर क्वालिटी देखी, वसुंधरा की एयर क्वालिटी देखी और अब आप इसके आसपास के इलाकों को देखिए। सब जगह हालत ऐसी है कि आप अगर घर के अंदर हैं, घर के बाहर हैं या फिर एयर प्यूरिफायर भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी हालात इतने बेहतर कभी नहीं हो पाएंगे। हरियाणा, पंजाब में पराली जलाए जाने से बने हालात पर अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा से सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे हालात लगातार खराब हो रहे हैं। इसमें जो लाल डॉट आप देख पा रहे हैं वो पराली जलाए जाने के वाकयों को दिखा रही है। आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत का एक बड़ा इलाका इन रेड डॉट से भरा पड़ा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिलहाल हवाओं का रुख पंजाब और हरियाणा से दिल्ली और एनसीआर के शहरों की तरफ है और इसीलिए इन इलाकों में आलूदगी लगातार बढ़ रही है। दम घोटू आलूदगी से बच्चों और बुजुर्गों को खासी परेशानी हो रही है। डॉक्टरों ने लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है, लेकिन लोगों की मजबूरी है, घर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा।
हर साल दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो जाती है और ना जाने कितने लोगों के फेफड़े इस जहरीली हवा का शिकार हो रहे हैं। आलूदगी के खिलाफ सख्त कानून की कमी और पड़ोसी रियासतों में जलाई जा रही पराली इसकी बड़ी वजह है। अब मुल्क की आवाम कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि पुख्ता कदम चाहती है ताकि धीरे धीरे जिस्म में घुलने वाले जहर से बचा जा सके। दिल्ली से पूजा मक्कल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली एनसीआर में हवा और जहरीली हो गई है। चांदनी चौक और नोएडा का हाल बद से बदतर हो गया है। आज सुबह दिल्ली में हवा की क्वालिटी 392 मापी गई। दिल्ली के चांदनी चौक पर आज सुबह PM10 का जो लेवल था वो 673 रहा। नोएडा में एयर क्वालिटी खतरनाक लेवल पर रही, 535 पर ये पहुंच गई। तो वहीं गुरुग्राम में भी हवा खतरनाक लेवल पर है, जबकि गाजियाबाद की हवा में सबसे ज्यादा आलूदगी देखी गई। इस लिहाज से दिल्ली से भी ज्यादा नोएडा और गाजियाबाद आलूदगी से मुतासिर हैं। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद आलूदगी का लेवल संगीन हालात में पहुंच गया है। राजधानी के आसपास के इलाके भी गैस चैम्बर बने हुए हैं और अगले 2 दिन तक कोई भी राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे। दिल्ली में तमाम कोशिशों के बावजूद दिवाली के बाद आलूदगी दम घुटने की वजह तक जा पहुंची है और सफर की रिपोर्ट के अगर मुताबिक हम देखें तो डीयू में PM2.5 का लेवल 740 दर्ज किया गया है, तो वहीं PM10 का लेवल 524 पहुंच गया है। दिवाली के पटाखों के धुएं का असर अभी कम नहीं हुआ, ऊपर से पराली का हमला भी लगातार जारी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लोगों ने छठ पूजा के मुंतजमीन ने पोल्यूशन के खिलाफ मुहिम चलाई। चेरी काउंटी के पास हो रही छठ पूजा में ऑर्गेनाइजर्स ने लोगों से प्लास्टिक इस्तेमाल न करने की अपील की। और वहीं आप ये भी देखिए कि पराली भी लगातार जल रही है। किसानों का ये कहना है कि उनके पास कोई और इसका सलूशन मौजूद नहीं है। सरकार से बातें करती है लेकिन इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाती, हमें कोई मुतबादिल नहीं देती है। अगर ठीक से ऑर्गेनाइज तरीके से इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए तो हम भी उनके साथ खड़े रहेंगे। हम यहाँ रेगुलर आते हैं जब मौसम साफ रहता है। आते तो पार्क में इसलिए हैं कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ लाभ मिल सके, लेकिन जैसे जैसे अब पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, आज पेपर में भी हमने देखा कि QSI जो है 400 से ऊपर जा रही है, तो उसमें खास तौर से सांस लेने में दिक्कत होती है। और जो हम देख रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं, जैसे हमारे साथ ये बुजुर्ग यहाँ पर घूम रहे हैं, तो आजकल जो है उन्हें सांस लेने में बड़ी परेशानी होती है। दिक्कत, सांस में दिक्कत आती है, आँखों में दिक्कत आती है। अच्छा, दर्द होता है आँखों में और सांस में परेशानी। जी भाई साहब, दीपावली से पहले आया था, उसके बाद आज आया हूँ। बहुत बुरा हाल है, अभी भी आंखों में मिर्ची लग रही हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। हरियाणा के सिरसा में दीपावली को बीते 2 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन आसमान में अभी भी धुएं की चादर छाई हुई है। आतिशबाजी और खेतों में जलने वाली पराली ने अब लोगों को परेशानी में डाल दिया है। सिरसा का पूरा आसमान धुआं धुआं हो रहा है। शहर में दीपावली के बाद स्मॉग ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। गाड़ी चलाने के दौरान आंखों में जलन और सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत हो रही है। कुछ दिन पहले पटाखों से निकले धुएं के साथ शहर में बढ़ रही गाड़ियों की आलूदगी को भी इसकी वजह माना जा रहा है। रावण दहन के साथ फिजाई आलूदगी शुरू हुई और फिर दिवाली में पटाखों का धुआं और पराली के ढेर में लगी बड़ी आग और हरारत में गिरावट से स्मॉग की हालत बन गई है। डॉक्टर्स की माने तो पटाखों का धुआं जब हवा में मिलता है तो ठंड के साथ स्मॉग बना देता है। स्मॉग की हालत में सांस की बीमारी या अस्थमा मरीजों को होशियार रहना जरूरी है इसके लिए, क्योंकि स्मॉग उनके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। आंखों के माहिर डॉक्टर्स भी ऐसे माहौल में खास एहतियात बरतने की हिदायत देते हैं। इतना कचरा कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? मान लो छोटे जमींदार सभी लोग भी जला रहे हैं। तो पराली जलाने के अलावा आपके पास कोई और साधन नहीं है? और तो कुछ नहीं है जी। नहीं, सरकार कहती है भी हम किसानों को सुविधा देते हैं, तो किसान सरकार कुछ दे तो नहीं रही है। कुछ दे तो मान लो फिर तो करें कुछ ना कुछ, इसका भी इकट्ठा करें या कोई घंटे वगैरह मनवाएं। तो सरकार ने पराली जलाने पर पाबंदी लगाई हुई है। लगा तो रखी है पर लोग जला रहे हैं फिर भी सारे। सिरसा डिस्ट्रिक्ट में अब तक 166 केस आए हैं
आरक्षक द्वारा जो हमारे को रिपोर्ट प्राप्त हुई है और जो ग्राम स्तरीय कमेटी है उसके द्वारा कुछ अंडर प्रोसेस है, कुछ आइडेंटिफाई कर लिए हैं। और आरक्षक द्वारा जो रिपोर्ट आई उसमें जो स्टाफ से रिपोर्ट आई है उसमें से करीब 30% के करीब ऐसी लोकेशन आई हैं जहां आग नहीं लगी है।